वेबिनार में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का विषय है एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। शोषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? शोषण का शाब्दिक अर्थ है ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली, ताकि उनके एफर्ट्स और परिश्रम का एक प्रकार का नाजायज फायदा उठाया जाए। अब यह बहुत दिनों से चला आ रहा है। मनुष्य पृथ्वी पर आज से अनुमानतः 10 लाख वर्ष पूर्व आया था। इस 10 लाख वर्षों में मनुष्य के इतिहास में मनुष्य के प्रति सुविचार नहीं किया गया। मनुष्य की एक श्रेणी के प्रति बहुत ही सम्मान प्रकट किया गया है, और ऐसा करते समय उन्होंने दूसरे वर्ग को तुच्छ समझा। इस प्रकार इस त्रुटिपूर्ण जीवन का बोझा उठाते हुए 10 लाख वर्षों से मनुष्य लंगड़ाता हुआ चलता आया है। जब मनुष्य ने चलना शुरू किया तब उसने केवल अपने विषय में ही सोचा। यही से शोषण शुरू हुआ। दूसरे के बारे में नहीं सोचा। क्या यह क्षतिकारक नहीं है? ऐसा नहीं है कि मनुष्यों ने इस त्रुटि पर ध्यान नहीं दिया और एक समतामूलक समाज बनाने की, स्थापित करने की चेष्टा नहीं की। आज से हजारों साल पहले वैदिक ऋषियों ने आह्वान किया था ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, और उन्होंने क्या कहा था? संग छध्वम संवदध्वम शंभो मनासि जानताम देव भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समान मस्तु हो मनो यथा वह सुसहासति। लेकिन आज तक हम ऐसे शोषण विहीन, शोषण रहित, एक्सप्लॉयटेशन रहित समाज की रचना नहीं कर सकते। अब हम यह विचार करेंगे यह शोषण किन किन क्षेत्रों में होता है। अगर मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में हम देखें तो मनुष्य का व्यक्तित्व त्रिस्तरीय है, 3 डायमेंशनल, फिजिकल, साइकिक और स्पिरिचुअल। अगर आज हम मानव समाज की ओर देखें तो लगभग 90% मनुष्य आज इन तीनों स्तरों पर शोषित है। अब शोषण चरम पर पहुंच गया है। फिजिकल लेवल के एक्सप्लॉयटेशन के संदर्भ में ऑक्सफैम नामक एक संस्था की रिपोर्ट आंख खोलने वाली है। यह संस्था हर साल अपनी रिपोर्ट पेश करती है। इसके रिपोर्ट के अनुसार, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, 1% भारतीयों के पास 58% वेल्थ केंद्रित है। 58%। भारत की कुल आबादी 130 करोड़ है। भारत का कुल वेल्थ 2.72 लाख करोड़ डॉलर है, लेकिन 84 भारतीयों के पास 248 अरब डॉलर है। 57 भारतीयों के पास 70% गरीबों के बराबर संपत्ति है। शीर्ष 10% के हाथ में 74% वेल्थ है। अगर हम इंडिविजुअल लोगों की बात करें, कैपिटलिस्ट की बात करें, तो मुकेश अंबानी के पास 4.04 लाख करोड़ रुपया है। अच्छा, इसको मीडिया ने इस तरह किया हुआ है कि हम इसको एक जो है उत्सव मनाते हैं कि हमारे यहाँ इतने बिलियनर हो गए, जबकि ये जो है शर्म की बात है। दिलीप सिंघवी, जो कि सन फार्मा के मालिक हैं, उनके पास 16.7 अरब डॉलर है। अजीम प्रेम जी विप्रो के 15 अरब डॉलर है। शिव नड्डा HCL के 11.1 अरब डॉलर है। बिरला के पास 6.1 अरब डॉलर है। अगर हम विश्व के, तो हमारे भारतीय परिदृश्य था, विश्व के परिदृश्य को देखें तो विश्व के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 50% वेल्थ है। बॉटम 50% पॉपुलेशन के पास बस 0.2% विश्व के धन का हिस्सा है। विश्व के 80% रिसोर्सेज पर 20% लोग काबिज है। 80% रिसोर्सेज पर, रिसोर्स का यूज नहीं है, मिसयूज है। ये कुछ आंकड़े हैं जो दिखलाते हैं कि भौतिक स्तर पर इस समय शोषण चरम पर है। अगर हम, ये तो फिजिकल लेवल की बात हो गई, अगर हम साइकिक लेवल की बात करें तो इस स्तर पर भी शोषण चरम पर है। अब साइकिक लेवल की क्या होगी? भाषा, संस्कृति, शिक्षा, पहनावा आदि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां मानसिक स्तर पर एक वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है। शासक वर्ग आम लोगों के मन में अपनी भाषा के प्रति एक इन्फीरिटी कम्प्लेक्स पैदा कर देता है। अंग्रेजी में जो बात नहीं कर सकता उसे मूर्ख समझा जाता है। हमारे यहाँ भी यह वर्ग लोगों में ऐसी मानसिकता बना देता है कि वे अपने मातृभाषा, गई, भोजपुरी, अवधी, मैथिली आदि भाषा सशक्त भाषा रही है। ये भाषाएं हिंदी से भी पुरानी है, लेकिन इसमें
बात करने में हिचकते हैं। घर में भी वो जो है हिंदी अंग्रेजी में बात करेंगे। अंग्रेजों ने इन भाषाओं को वर्नाकुलर कहा था, ताश की भाषा, तिरस्कृत भाषा। अब संस्कृति क्या है? अभिव्यक्ति की जो सबसे सूक्ष्मतर मधुरतर भाव है उसे ही हम साधारण तौर पर संस्कृति कहते हैं। जो गोष्ठी दूसरे का सांस्कृतिक शोषण करना चाहती है वह दूसरे की स्थानिक अभिव्यक्तियों को नष्ट करना चाहती है। जो गोष्ठी दूसरे का शोषण करेगी तो ये करेगी ही, उसके मन में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भर के जोर देकर वो एक दूसरे पर पोशाक थोपते हैं। अब हमारा अपना पोशाक क्या था? वो था धोती साड़ी। क्यों था? हमारे यहाँ क्लाइमेट का कुछ ऐसा स्थिति था, नदी नाले थे, तो गर्मी ज़्यादा पड़ता था, के यहाँ उतना ज़्यादा नहीं पड़ता था, तो वो खुला खुला सा रहता था हमारा शरीर। नदी नाले में हम धोती और जो है साड़ी थोड़ा ऊपर करके उसको टप गए, तो ये पोशाक हम लोगों को ईज देता था, हमारे लिए अच्छा था। लेकिन हमें इतनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स इंजेक्ट कर दी गई कि इन पोशाकों को हमने बैकवर्डनेस का प्रतीक मान लिया है। होटलों, क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों आदि के स्थान पर इन पोशाकों को बैन कर दिया गया है और ऐसे पहनने वालों को जो है कई जगह प्रवेश नहीं किया जाता है और उन पर हंसा जाता है और उन्हें रोका जाता है। इन्हीं शोषण के चलते हमने अपने समृद्ध नृत्य, गान और अभिनय को भुलाकर हॉलीवुड की हीन वृत्तियों के पोशाक, सिनेमा, नृत्य, गान आदि की तो तरजीह दिया है। मनुष्य का मन स्वभाव तक ही अधोमुखी है, वो नीचे की ओर बहुत तेजी से चला जाता है, ऊपर की ओर उतनी जल्दी से नहीं उठता। आज सिनेमा, टीवी सीरियल की नग्नता, आपसी संबंधों की टूट, स्त्रियों का अपमान, विवाहेतर संबंध आदि हम अपने समाज में देख रहे हैं, पर ये परिलक्षित हो रहे हैं और छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार, भौतिक प्रेम, अपराध आदि से समाचार पत्र पटे हुए हैं। आज 50 साल पहले ये हम लोग ज्यादा नहीं देखते थे, लेकिन आज ये चरम पर है। तो ये मानसिक स्तर की बात हुई। मनुष्य के व्यक्तित्व का तीसरा डायमेंशन है, तीसरा स्तर है आध्यात्मिक। इस क्षेत्र में भी आज शोषण हम चारों ओर देखते हैं। मनुष्य की प्रगति केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही हो सकती है। तो प्रगति पर आगे डिस्कशन किसी ने किया ही होगा या कभी होगा, तो बताया जाएगा कि प्रगति केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही संभव है। भौतिक और मानसिक क्षेत्र केवल आध्यात्मिक उन्नति, रूहानी तरक्की में सहायक का काम करती है। अब आध्यात्मिकता क्या है? आत्मा को परमात्मा से मिलाना। साधना के अभ्यास से अनुमानस अपना विस्तार करता है और अंत में अपने परम धाम में पहुंचकर परमात्मा की गोद में बैठ जाता है। यही हुई आध्यात्मिकता की कहानी। लेकिन आज इस आध्यात्मिक क्षेत्र में डॉगमा का भरमार है। तथाकथित आध्यात्मिक नेता और गुरु आम जन को डॉगमा की ओर धकेलकर हर तरह से उनका शोषण करते हैं। अगर आप धार्मिक टीवी चैनल देखें तो हर मजहब के निर्मल बाबा जैसे बाबाओं की कमी नहीं, हर मजहब में ठग की कमी नहीं। ये भोली भारी जनता को धर्म के नाम पर ठगते हैं और शोषण करते हैं। इस तरह हम लोगों ने क्या देखा? पृथ्वीवासी मनुष्य आज अपने व्यक्तित्व के हर आयामों में शोषण से पीड़ित है। अब समय आ गया है कि आम जन को इन विभिन्न प्रकार के शोषणों के बारे में बताना और उनको इसे समाप्त करने के लिए आगे लाना। हम लोगों ने सिद्धांतकारों विजय ज्यादा थोड़ा मैं रुकूंगा, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। सिर्फ दर्शक को सिर्फ मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि दर्शकों में आपके अभी जो आपको इन्होंने बोला कि एक्सप्लॉयटेशन इन थ्री स्फीयर्स, मतलब फिजिकल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल, जिसमें इन्होंने फिजिकल में जो डिस्पैरिटी है हमारी भारत देश में, किस तरह से कुछ लोगों के पास बहुत धन है और विश्व में जो किस तरह का जो परिस्थिति है उसके बारे में बताया। ऑक्सफैम जो रिपोर्ट है उसके प्लस साइकिक लेवल पे इसको बहुत समझना है। आज हम लोग शनिवार को कार्यक्रम कर रहे हैं हमर बिहार, जिसके अंतर्गत जो खास करके बिहार में चारों समाज है उसमें जो उनकी भाषा संस्कृति है, उसमें भी हमने यह वार्ता किया था कि किस तरह से बिहार की चारों भाषाएं पूर्ण भाषाएं और भाषा विज्ञान के अनुसार किस तरह से उसको भी हम लोगों ने दर्शाया। तो वह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि साइकिक एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें बता रहे हैं कि लोगों की भाषा, संस्कृति, पहनावा के ऊपर बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से आपकी जो ओरिजिनल पहनावा है
उससे आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया गया, तो आप जो है उस तरह की इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आकर के वो भी एक तरह का शोषण का प्रतीक है। तो मैं सिर्फ रोका था आपको इसलिए क्योंकि इसको चीजें तेजी से जा रही थी, तो इसको फिर आगे कंटिन्यू करिए प्लीज। धन्यवाद। हम लोगों ने सिद्धांतकारों और नेताओं के द्वारा इन शोषणों से लड़ने के लिए कई वादों को देखा है, जातिवाद, प्रांतवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, मानवतावाद आदि, लेकिन इन सिद्धांतों ने शोषण को आगे ही बढ़ाया है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस शोषण से लड़ने के लिए एक नया रास्ता दिखाया है, नव मानवतावाद, मानवता की नूतन व्याख्या। इसका आधार आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता ही होना होगा, तभी हम समझेंगे कि हर मनुष्य हमारे ही परिवार का अंग है, हमारा भाई है और हम शोषण से विमुख होंगे। तभी वे कहते हैं हमारे बाबा, इस विश्व ब्रह्मांड में प्रत्येक अणु परमाणु सभी एक विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। यह तथ्य मन में रखकर जो इस भावावेग को जागृत रखते हैं और इस भाव केंद्र के चरम तत्व को मानवतावाद की मूल धारा में ही नहीं बल्कि विश्व के चर अचर में व्याप्त कर देते हैं, यही नव्य मानवतावाद है। सबको अपने में समेट लेना, चर अचर सबको अपने में समेट लेना। अब ये शोषण हम कहाँ देखते हैं? नव्य मानवतावाद क्या कहता है? मनुष्य जब आंतरिक जगत, भाव जगत में अंतर्मुखी होता है, आगे बढ़ता है, तो वहां कोई भेदभाव नहीं दिखता। अपने भक्ति जग गई, आप जब आगे बढ़ने लगे, कोई भेदभाव नहीं उसमें लोग देखते हैं। वहां हर चीज छंदायित पाता है, एक सिस्टम से पाता है। लेकिन जब वो बाह्य जगत में जो घटित होता है उसे देखता है तो आप पाता है उसमें अंतरलोक के छंद से बहुत कुछ संतुलित नहीं है। कुछ चीज तो नहीं, बहुत कुछ नहीं है। तो जहां वो संतुलित नहीं है, मनुष्य अटपटा अनुभव करता है। यह संतुलित कहां नहीं है, शोषण हो रहा है। यही असंतुलन शोषण का कारण बनता है। ये शोषण क्यों होता है? तो बाबा बताते हैं कि इसका कारण है जियो सेंटिमेंट और सोशियो सेंटिमेंट, भौगोलिक भावावेग और सामाजिक भावावेग। अब ये सेंटिमेंट क्या है? मानव माने जीव, जिसमें मन की भूमिका प्रधान है। मन जब आगे बढ़ता है तो 3 प्रकार का पाथ धारण करता है, तब वो आगे बढ़ता है। पहला, अवनत जीव कैसे आगे बढ़ता है? सहजात वृत्तियों के द्वारा, इनबोर्न इंस्टिंक्ट। जब वो जन्म लेता है उस समय जो वृत्तियां उसे मानसिक भूमि में मिलती हैं उसी से वो सारा जीवन व्यतीत कर लेता है। अब ऑक्टोपस केकड़ा को पकड़ता है, वो अंदर उसके अंदर ये इनबोर्न इंस्टिंक्ट है। मच्छरों का खून चूसना वो कोई सिखाता नहीं है और आगे भी और कुछ वो सीखता नहीं। अब उससे जो थोड़ा परिणत जीव है उनमें इनबोर्न इंस्टिंक्ट पर सेंटिमेंट हावी हो जाता है। अब ये सेंटिमेंट क्या है? उचित अनुचित का ध्यान नहीं किया, विचार नहीं किया, पसंद आ गया, दौड़ गए, उसके पीछे हम अपने मन को दौड़ा दिया, अपने को दौड़ा दिया। हो सकता है कार्य ठीक हो या गलत भी हो सकता है, रिस्क है। अगर कार्य ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन गलत है तो पूरा का पूरा ही जो है उसमें हम बर्बाद हो जाएंगे। इसमें गति अति द्रुत है। अब कहीं जंगल में एक जगह बहेलिया जो है वो चावल का दाना छीट दिया है, कबूतर जा रही है। अब उसने वो खाना देखा सेंटीमेंट में कि खाना है, वो दौड़ गया, वो फंस जाता है उसके जाले। लेकिन अगर सेंटीमेंट को वो थोड़ा सा बुद्धि लगा के देखेगा कि भाई निर्जन स्थान पे कौन लगाया है, क्यों लगाया है, फंसने के लिए लगाया होगा, कोई है नहीं, तो वो नहीं भी जा सकता था, तो नहीं फंसता। तो उसमें अति द्रुत है लेकिन रिस्क है। अब तीसरा पथ है विवेक का। पहला पथ था जो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट का था, दूसरा था सेंटिमेंट का, तीसरा है विवेक का। उचित अनुचित का विचार करते हुए पथ पर चलना, या उचित अनुचित जो विचार हुआ इसको लॉजिक कहा जाता है। इसमें गति में त्रुटि होती है, अति द्रुति नहीं होती है, रिस्क नहीं है। अब ये जियो सेंटिमेंट क्या है? सेंटिमेंट के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। एक विशेष भूखंड को लेकर केंद्रित कर उसके सेंटिमेंट के भाव को प्रवणता में बहा देना। जियो सेंटिमेंट की आधारशिला पर जियो पेट्रियोटिज्म, जियो रिलीजन, जियो इकोनॉमिक्स,
हियर लॉजिक इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। अब खनिज लोहा आपके एरिया में नहीं है, सस्ती बिजली भी नहीं है, लेकिन स्टील प्लांट यही खोलना है। अमुक देश के अमुक तीर्थ में मरने पर कौवा भी स्वर्ग जाता है। तो ये सब क्या हुआ, अंधविश्वास हुआ। और ये जियो सेंटिमेंट पर हावी है कि हमारा ये क्षेत्र जो है काफी भगवान से जो है विभूषित है। अब जियो सेंटिमेंट के मुकाबला करने का सबसे बड़ा अस्त्र, उसके मुकाबला करने का भी अस्त्र दिया है बाबा ने। उसके लिए हमें विचार प्रवण मानसिकता डेवलप करनी होगी, रैशनलिस्टिक माइंड। अब ये रैशनलिस्टिक माइंड किस तरह निर्मित होता है? ये दो प्रकार से निर्मित होता है। नाना प्रकार की स्टडी पढ़ना पड़ेगा और स्वाध्याय के माध्यम से। जो पढ़ना नहीं जानते क्या वो डेवलप नहीं कर पाएंगे? हाँ, सुनकर, यही वेबिनार हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, इससे सुनकर उनमें जो है विचार प्रवणता जो है वो आएगी। तो लेकिन स्टडी से ही केवल नहीं चलेगा, इसमें भी दोष है। स्टडी में भी, जिसको बाबा कहते हैं भ्रांति दोष, त्रुटि हो सकती है। पुस्तकी और पुस्तकी दोनों में ही भ्रांति दोष है। तो ये क्या है? अज्ञता प्रसूत भ्रांति, डिफेक्ट ड्यू टू इग्नोरेंस। और दूसरा है काल बाधित, डिफेक्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्पर। अब जो व्यक्ति हमें सिखा रहा है, जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, उसी में कुछ अगर गड़बड़ी हो, उसी में कुछ गलत हो, उसी में कुछ टाइपोग्राफिकल एरर हो। अच्छा, कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो बहुत पुरानी है, पुरानी पुस्तक जो बहुत ही पुरानी होगी, उसमें कहा जाएगा कि भारत का राजधानी कलकत्ता था जो कि अब काल बाधित हो गया, अब दिल्ली है। कहा जाएगा कि रांची जो है बिहार का ग्रीष्मकालीन जो है वो राजधानी कहलाता था, लेकिन अब तो वो दूसरा स्टेट बन गया। तो ये हम इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय है एक रैशनलिस्टिक माइंड का निर्माण करना। जो एक नई सिद्धांत आएगी उसकी पॉजिटिव दिशा भी देखेंगे, निगेटिव दिशा भी देखूंगा। पॉजिटिव निगेटिव दोनों को लॉजिक से परखना होगा। दोनों में जो ठीक होगा उसे होना चाहिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तब उस सिद्धांत का प्रचार करूंगा। तो ये जो फाइनल डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसी को कहते हैं विवेक, और जिसका विवेक सदा जागृत रहता है वही रैशनलिस्टिक माइंड कहलाता है। विवेक जागृत होना चाहिए। तो हम जो जियो सेंटिमेंट है उससे इसी तरह लड़ सकते हैं। अब दूसरा हो गया सोशियो सेंटिमेंट। ये सब जो है शोषण का कारक है, ये माटी में अवरुद्ध नहीं है, ये विशिष्ट जनगोष्ठी में अवरुद्ध हो जाता है। यह जनगोष्ठी केंद्रित कल्याण की चिंता करता है, दूसरे की चिंता नहीं करेगा, अपने जनगोष्ठी कल्याण करेगा। और यह चिंता करते हुए अनजस्ट जनगोष्ठियों के लिए के विरुद्ध कार्य करता है और उसकी स्वाभाविक अग्रगति को व्याहित करता है। इस सोशियो सेंटिमेंट ने दुनिया में अनेक रक्तपात कराए हैं। इस पर आधारित क्या है? सोशियो पेट्रियोटिज्म, सोशियो रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक्स आदि। अब इसमें लोग क्या कहेंगे? इस जनगोष्ठी के जो देवता या बोले थे कि तुम्हारे देवता के जैसा पृथ्वी पर और कोई है ही नहीं। हम लोग जानते हैं, लोग कहते हैं, हर जनगोष्ठी कहता है जो इस तरह से मतवाद से प्रेरित होता है, तुम्हारे तरह ईश्वर आशीर्वाद प्राप्त अन्य कोई जनगोष्ठी है ही नहीं। हमारा ही रास्ता जन्नत की ओर जाता है, दूसरे का रास्ता दोजख की ओर जाता है। तो ये सोशल सेंटिमेंट का दायरा बहुत बड़ा है। ये जहां एकत्व को पार कर गया वही सोशल सेंटिमेंट हो गया। अब ये सबसे जो छोटा इसकी इकाई क्या है? फैमिली सेंटिमेंट। एकत्व को पार किया फैमिली, अब वो अपने फैमिली के बारे में ही भी सोचेगा। अच्छा, फैमिली भी संकुचित हुआ। पहले जो है एक बड़ा था सम्मिलित फैमिली, अब जो है एक अपना फैमिली अपने भाई से भी झगड़ा कर लेगा, उसका भी शोषण करेगा। तो फैमिली सेंटिमेंट, कास्ट सेंटिमेंट, अब एक कास्ट है दूसरे कास्ट शोषण करेगा, दूसरे कास्ट के विरुद्ध बात करेगा। उससे भी आए कम्युनिटी सेंटिमेंट, स्टेट सेंटिमेंट, नेशनल सेंटिमेंट। तो सबसे छोटा हुआ फैमिली सेंटिमेंट और सबसे बड़ा हुआ समस्त मनुष्यों को लिया ह्यूमनिज्म। यहाँ अन्य जीवों को छोड़ दिया, उससे भी तो काम नहीं चलेगा। भाई मनुष्य को भगवान ने यहाँ अभिभावक तो दिया है, मन प्रधान जीव दिया है, वही सोच सकता है। तो उसे तो जड़ पेड़ पौधे सबके लिए तो सोचना होगा। अब देखिए, अब एक जनगोष्ठी दूसरी अनुन्नत जनगोष्ठी के भोजन, एजुकेशन आदि के लिए कार्य करेगी, लेकिन कहेगी क्या? ये मेरा परम दायित्व है।
लेकिन वह यह कार्य इस तरह करेगी कि दूसरी जनगोष्ठी उसका सैटेलाइट कॉलोनी शोषण के लिए हो जाए, जैसे अंग्रेजों ने भारत का किया था। इसको कहते हैं स्यूडो ह्यूमनिस्टिक स्ट्रेटजी। वो कह रहे हैं कि हम तो उनके भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो बनावटी है, स्यूडो ह्यूमनिस्टिक स्ट्रेटजी। अब इससे भी बचने का उपाय बाबा ने बताया है। इससे बचने का उपाय क्या है? हमें तैयार करना होगा प्रोटो स्पिरिचुअलिस्टिक माइंड। अब ये किस तरह तैयार होता है? मनुष्य चलता है दो तरह से, एक है आत्म सुख तत्व और दूसरा है सब समाज तत्व। अब आत्म सुख तत्व, जो भी कार्य कर रहा हूं वह सुख पाने के एसना से ही कर रहा हूं, सुख में प्रतिष्ठित होने के लिए कर रहा हूं, ये डॉगमा पर खड़ा, अपने लिए ही सोच रहा हूं, अपने परिवार के लिए सोच रहा हूं, अपनी कम्युनिटी के लिए सोच रहा हूं, सुख प्राप्त करने के लिए आत्म सुख तत्व। अब सब समाज तत्व क्या है? सबके लक्ष्य है परम पुरुष। हम परम पुरुष को व्यक्तिगत रूप से भी चल रहे हैं, साथ ही सामूहिक रूप से भी आगे बढ़ते हैं। किंतु सामूहिक जीवन में जो असमानता है, विषमता है, जो शोषण है, उसे बनाना चाहें तो हम नहीं बढ़ सकेंगे, हम भटक जाएंगे। मनुष्य जाति को सबको लेकर एक साथ चलना ही एक तारतम्य विहीन समाज का निर्माण कर जो परम तत्व की ओर बढ़ने का जो प्रयास है, उसी का नाम है सम समाज। हम सबको लेकर आगे बढ़ेंगे। थोड़ी गति धीमी हो सकती है, हो जाए, लेकिन यही सब समाज तत्व है जो समाज में एकत्व लाएगा, समाज में सबको आगे बढ़ाएगा, शोषण मुक्त करेगा। सब समाज तत्व में प्रतिष्ठित होने में मनुष्य की जो सहायता करेगा उसका वर्णन करूंगा, और जो इसके प्रतिकूल होगा उसे हटा दूंगा। अब हम सम समाज तत्व को लेकर आगे बढ़ना है, वह है प्रोटो साइको स्पिरिचुअलिटी। अब ये क्या है? मन आगे बढ़ रहा है, और किधर आगे बढ़ रहा है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इसके लिए साइको स्पिरिचुअलिटी है। अब ये जो है, ये कोई निश्चल अवस्था नहीं है, फाइनल नहीं है, फ्लिकरिंग अवस्था है, इसीलिए ये कंप्लीट साइको स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मोबिलिटी पोर्शन है, चल रहा है। और ये अंत कब होगा? जब हम भगवान में प्रतिष्ठित होंगे, जब भक्ति एज ए मिशन जो है वो हम अपना लेंगे। तो इसी साइकिक स्ट्रक्चर में हम ये डेवलप क्यों करना है? इसी से हम जो है डेमोन इन ह्यूमन स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं। ऐसे हम नहीं पहचान सकेंगे, वो कलर बदलता है। बाबा उसको बारे में बोले वर्ण चुराने वाले मनी, वो तुरंत अपना जो है वर्ण बदलेगा। आज वो है जातिवाद की बात करेगा, कल समाजवाद की बात करेगा, कल जो है राष्ट्रवाद की बात करेगा, मुंह से कुछ और बोलेगा, सोचेगा कुछ और, करेगा कुछ और। तो ये वोकल रेवोल्यूशनिस्ट है, मुख से शोषण की बड़ी बड़ी बात करते हैं, परंतु कार्य क्षेत्र में उन्हीं बातों का समर्थन करते रहेंगे जिससे कि उनका शोषण जारी रहे। तो इस तरह हम समाज में हर प्रकार के शोषण से हम रैशनलिस्टिक माइंड और प्रोटो स्पिरिचुअलिस्ट माइंड तैयार करके ही लड़ सकते हैं और इसे समाप्त कर सकते हैं।